जम्मू जम्मू कश्मीर की विधानसभा में 24 सीटें आज भी आरक्षित हैं पीओके के लिए। उसी प्रकार से हमारे देश की पार्लियामेंट के भीतर भी पीओके की एमपीज की सीटें आरक्षित रहनी चाहिए, खाली दिखनी चाहिए, जिससे कि हम संकल्प को दिखाते रहें कि हमारी पार्लियामेंट में भी वो कुर्सियां खाली पड़ी हैं। तो ये प्रस्ताव यहां से भी जाना चाहिए और देश की सरकार के पास जाना चाहिए कि आप भी अपने पार्लियामेंट के भीतर वहां के लिए खाली स्थान रखिए। तो मैं ये कह रहा था कि हमारी जो रियासतें थी उनमें से 289 तो अकेले काठियावाड़ और बड़ौदा क्षेत्र में थी। 222 ऐसी थी जिनमें से 191 की तो कोई गिनती नहीं थी। समझ लीजिए, 191 रियासतों की कोई गिनती नहीं थी। उनमें से जो कुछ रियासतें थी, 14 रियासतें ऐसी थीं जिनको उस समय सलामी राज्य कहा जाता था। सलामी राज्य का अभिप्राय है कि उनको 21 तोपों की, उनके राजाओं को 11 तोपों की, 14 तोपों की, 9 तोपों की सलामी लेने का अधिकार था। यदि कोई विशेष कार्यक्रम कहीं हो रहा होता था तो उनमें वो पहुंचते थे तो इतनी तोपों की सलामी उनको दी जाती थी। ये केवल 14 राजा थे इतने बड़े क्षेत्र में, और 17 बहुत छोटे छोटे थे और 191 ऐसी थी जिनकी कोई गिनती नहीं थी, उनकी कोई कहीं मान्यता नहीं थी, परंतु वो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे थे। 1 से 2 गांव तक की रियासत, ऐसी छोटी छोटी बहुत, उनके नाम लिखने लगे तो आप नाम नहीं लिख पाएंगे उस मैप में। तो भारतवर्ष की अधिकांश रियासतों ने, केवल 21 रियासतें ऐसी थीं उस समय देश में जिनकी सरकार विधिवत चुनी जाती थी। जैसे उत्तर प्रदेश को माननीय मुनि जी को मालूम होगा कि उस समय संयुक्त प्रांत कहते थे और संयुक्त प्रांत की सरकार बनती थी। सरकार, इसी प्रकार की सरकारें केवल इस देश में 21 रियासतों में बनती थी, बाकी गिनती में नहीं थी। तो ये स्वाभाविक रूप से अपने आप इस बात को लेकर के तैयार थी कि हम भारत के साथ रहेंगे, कहीं गिनती नहीं, कुछ नहीं। 5-6 रियासतें ऐसी निकल करके आई थी जो अंग्रेजों ने बीज बोया था, जिसके कारण सरदार पटेल इस देश की राष्ट्रीय एकता के प्रतीक बने। और निश्चित रूप से यदि उस समय लचीले नेहरू का वश चलता तो बहुत कुछ अनर्थ हो गया होता, जैसा कि प्रस्तावना भाषण में आदरणीय डॉक्टर साहब कह रहे थे। नेहरू जी ने केवल अपने लिए जम्मू कश्मीर की रियासत को रखा था, और जम्मू कश्मीर की रियासत को भी उन्होंने इसलिए रखा था कि उनके महाराजा हरि सिंह जी से व्यक्तिगत रंजिश थी। उस रंजिश को निकालने के लिए इस स्टेट को अपने पास रखा। अपने सगे जो शेख अब्दुल्ला था उसको प्रोत्साहित किया, उसको एक बहुत ही गंदे सिंह ने, आप वो दुष्ट भी जाकर के उनसे मिला था। और नेहरू जी जब कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो पहुंचने के पश्चात सभी कांग्रेसी खड़े हो गए। संयोग से उस मीटिंग में महाराजा हरि सिंह भी थे। महाराजा हरि सिंह ने सोचा
ये कांग्रेस एक पार्टी के अध्यक्ष हैं, किसी संवैधानिक पद पर नहीं है, इसलिए मैं इनके सम्मान में खड़ा नहीं होऊंगा। वो खड़े नहीं हुए। वहीं से गांधी के इस शिष्य नेहरू ने महाराजा हरि सिंह से व्यक्तिगत रंजिश पाल ली। दोनों का साझा शत्रु हो गया। यही कारण रहा कि उनको 26-27 अक्टूबर 1947 को जब उन्होंने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए, तो भी उस मां भारती के सपूत को अपमानित करने के लिए उसके पद से हटाया गया। बेटा डॉक्टर करण सिंह जो आज भी हमारे बीच जीवित है, उससे उसके खिलाफ बगावत करवाई गई और उसको जम्मू कश्मीर का राजा बनाया गया और राजा को वहां से निकाल करके मुंबई निर्वासित किया गया। दुखी रह करके राजा हरि सिंह वहां पर 1965 की अप्रैल तक अपना जीवन गुजारा। जम्मू कश्मीर कभी आ नहीं सके वो। ये अत्याचार थे देश की स्वतंत्रता के बाद बनी सरकारों के, जिसके लिए बेटे ने भी सहमति दे दी थी, डॉक्टर करण सिंह ने। आज महाराजा तो कहलाते हैं, लेकिन वो सम्मान नहीं है जो होना चाहिए। तो सरदार पटेल ने कहा था, जनसंघ के बलराज मधोक जी ने पुस्तक लिखी है जिंदगी का सफर। उसमें वे लिखते हैं कि मैं एक बार सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से जाकर के मिला। मैंने उनको बताया कि जम्मू कश्मीर की समस्या को इस तरीके से सुलझाया जा सकता है। तो वो कह रहे थे कि एक चारपाई पर वो बैठे हुए थे, चारपाई पर कोई कपड़ा भी नहीं पड़ा हुआ था, ऐसे ही एक किसान के तरीके से बैठे थे। खद्दर का मोटा कपड़ा उन्होंने पहन रखा था, जो बनियान टाइप होता था, नीचे तहमद लगा रखा था, बिल्कुल किसान की वेश में थे। मुझे ऐसा लगा कि देश के ही एक आदमी से मेरी बात हो रही है। तब वो कहते हैं कि मैंने उनसे जब सारी बातें कह ली तो वो बोले कि नेहरू कहता है कि कश्मीर मेरा मामला है। यही शब्द थे उनके, कहता है। इसलिए भाई मैं इसमें अधिक नहीं कह सकता। आप जाकर के नेहरू से मिलिए। नेहरू के पास जाते हैं, बलराज मधोक जी लिखते हैं, बड़ी मुश्किल से टाइम मिला। उसके बाद सुनने में उनकी कोई रुचि नहीं थी। और जब मैं वहां पर प्रवेश कर रहा था तो मुझे लगा कि जैसे किसी बादशाह के यहाँ पर, किसी बहुत बड़े सम्राट के यहाँ पर मैं प्रवेश कर रहा हूं। ऐसी तड़क भड़क में रहने वाले नेहरू, कपड़ों पर भी पूरा ध्यान रखने वाले नेहरू, मेरी बात पर कोई ध्यान न देने वाले नेहरू निकल आते हैं। कोई जवाब नहीं मिलता है। उसके बाद कुछ समय उपरांत जब कोई बात नहीं बनती है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी बीमार हो गए। उनकी बीमारी की अवस्था में मिलने के लिए दूसरी और अंतिम बार बलराज मधोक जी फिर जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि जब मैं उस बार उनसे मिल रहा था तो उन्होंने एक सेंटेंस में ही बात समाप्त कर दी थी, यदि इस बार ठीक हो गया तो आपकी समस्या का समाधान कर दूंगा, आपके रोग का निदान कर दूंगा। वो कहते हैं कि दुर्भाग्य की बात रही कि वो शेर, वो सरदार हमसे चला गया और ये समस्या उलझी रह गई। जूनागढ़ का नवाब जब उनसे मिलने के लिए आता है तो मिलने के लिए नहीं आता है, अपनी सेना को वहां पर भेजते हैं।
ये वही क्षेत्र था जिसमें सोमनाथ का मंदिर हुआ करता था, आज भी है। उस क्षेत्र को भी जूनागढ़ के नवाब ने वहां मिलाने की तैयारी कर ली थी, और जिन्ना से पूरी बातें हो गई थी। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जब वहां पर कार्यवाही की, तो उसके बाद घबरा करके, ये इतिहास का एक ऐसा तथ्य है जिससे मालूम पड़ जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे। जब यहां से पाकिस्तान के लिए भाग रहा था, तो ये लग रही थी कि पीछे से कहीं ऐसा ना हो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुलिस आ जा, तुझे को पकड़ ले। जल्दी फटाफट जाकर के हवाई जहाज में बैठा, और उसकी कई सारी बेगमें थी, एक सबसे छोटी बेगम पीछे रह गई, तो हवाई जहाज को उड़वा करके ले गया था, रह गई तो रह गई, चलो भागो। इतना आतंक था सरदार वल्लभ भाई पटेल का। शासक जब तक गर्म नहीं होता है तब तक हुकूमत नहीं चलती है। बड़ी मोटी कहावत है, रिश्तेदारी शर्म की, हुकूमत गरम की, तिजारत नरम की। ये सारी बातें बड़े अच्छी बनाई हैं लोगों ने। जब तक हुकूमत तेजस्वी व्यक्तित्व के हाथ में नहीं होती है, तब तक कोई सलाम करने वाला नहीं होता, नमस्कार करने वाला नहीं होता, प्रणाम करने वाला नहीं होता। अपने आप झुक गया। जो रजाकार ये कहता था, कासिम रिजवी, कि हिंदुस्तान की ईंट से ईंट बजा देंगे, साथ नहीं रह सकते, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोल दिया था कि शिवाजी आज भी जिंदा है। अगर अफजल बेग की बात करते हो तो शिवाजी भी जिंदा है। और जब पुलिस गई, तो नेहरू ने कहा पुलिस की कार्रवाई मत कीजिए, पाकिस्तान आ जाएगा, बमबारी हो सकती है। उसके बारे में मीटिंग हो रही थी, सारे उच्च कमान के लोग बैठे हुए थे। सेनाध्यक्ष से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला था, नेहरू दोगली बात कर रहे थे मीटिंग में। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला, जनरल, मुझे सुबह तक जम्मू का हैदराबाद अपने साथ चाहिए। कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? बोले रात को फिर फोन जाता है नेहरू का, कोई गड़बड़ हो सकती है, बोले कि मैं सोने जा रहा हूं, तुम भी सो जाओ आराम से। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, सोने जा रहा हूं, तुम भी सो जाओ, वही काम करो जो मैं कर रहा हूं, यानी चिंता मत कीजिए, जो होगा तो देखा जाएगा। ये वो समय था जिस समय देश अंगड़ाई ले रहा था, केवल चलना सीख रहा था, अंगड़ाई की बात, स्वतंत्रता की घोर मांग थी उस समय। उस समय चीन के लिए कहा था कि अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स से इसको गिरफ्तार करा लूंगा, लेकिन बाद में नेहरू जाकर के झुक गया, जाकर के तलवे चाटने लगे, अनावश्यक तलवे चाटने वाला नेतृत्व खड़ा हो गया। इसी बात को लेकर के एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा। संविधान सभा में 28 सितंबर 1900 को बहस, अहमद जी उस बहस में भाग ले रहे थे, और उनका तर्क था कि हमारे लिए अलग आरक्षण की व्यवस्था करो। अलग आरक्षण की व्यवस्था का मतलब था कि जहां पर हमारे प्रत्याशी
मुस्लिम प्रत्याशी वहां की कुल पड़ी हुई वोटों में से 31% मत प्राप्त कर लें तो वहां से हमको विजयी घोषित कर दो। और इस तरीके से सांप्रदायिक आधार पर हमको पार्लियामेंट में हमारी जनसंख्या के अनुसार सीटें आरक्षित कीजिए। इसी प्रकार की मूर्खता अंग्रेजों ने इस देश में लागू करके देखी थी और उसका परिणाम हुआ था देश का विभाजन। इस बात को सरदार वल्लभ भाई पटेल जानते थे कि ये मीठे जहर के साथ फिर देश के बंटवारे की तैयारी कर रहे हैं। और यदि आज ये बात मान ली गई तो 100 साल नहीं लगेंगे जब इस देश का फिर बंटवारा हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल के तन बदन में आग लग गई, तब वो खड़े होते हैं। जो उन्होंने उस समय कहा था उन शब्दों को मैं यथावत आपके सामने रख रहा हूं। उस प्रोसीडिंग से लिए गए शब्द हैं। शब्दों में इधर उधर की घाट बाढ़ ना हो जाए, इसलिए मैं ज्यों के त्यों पढ़ रहा हूं आपके सामने। भारत का नया राष्ट्र किसी भी प्रकार की विध्वंसात्मक प्रवृत्तियों को सहन नहीं करेगा। यदि फिर वही मार्ग अपनाया जाता है जिसके कारण पृथक निर्वाचन चुनाव की पुरानी बीमारी की ओर संकेत करते हुए कहते हैं, देश था तो जो लोग पुनः विभाजन करना चाहते हैं और फूट के बीज बोना चाहते हैं, अध्यक्ष महोदय, उनके लिए यहाँ कोई स्थान नहीं होगा, कोई कोना नहीं होगा। किंतु मैं अब देखता हूं कि उन्हीं युक्तियों को फिर अपनाया जा रहा है जो उस समय अपनाई गई थी जब देश में पृथक निर्वाचन मंडलों की पद्धति लागू की गई थी। मुस्लिम लीग के वक्ताओं की वाणी में प्रचुर मिठास होने पर भी अपनाए गए उपाय में विष की भरपूर मात्रा है। सबसे बाद के वक्ता श्री नजीरुद्दीन अहमद ने कहा है कि यदि हम छोटे भाई का संशोधन स्वीकार नहीं करेंगे तो हम उसके प्यार को गवा देंगे। ये युक्तियां आज भी बहुत चलती हैं। गंगा जमुनी तहजीब के आधार पर बड़े बड़े उपदेश दिए जाते हैं कि हम छोटे भाई हैं, उनको कलेजे से लगा करके रखिए, नहीं तो देश का बंटवारा हो जाएगा। ये क्या तरीका है भाई? उल्टी सीधी मांग करेंगे और फिर कहेंगे देश का बंटवारा हो जाएगा। या तो हमारी मांगे मानिए, नहीं तो हम देश का बंटवारा कर देंगे। और इसलिए मानिए कि हम छोटे हैं। छोटे हमेशा उत्पात ही करते हैं क्या? तो यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल आगे कहते हैं कि अध्यक्ष महोदय, मैं उस छोटे भाई का प्यार गंवाने को तैयार हूं जिसने पहले इतने घातक जहर के इंजेक्शन मुझे दे रखे हैं। देश के प्रधानमंत्री के रूप में बोल रहे हैं, मैं प्रधानमंत्री मान रहा हूं उनको, क्योंकि नायक के रूप में बोल रहे थे। देश उनको सुन रहा था, देश की ओर से बोल रहे थे। मैं तैयार हूं इस बात के लिए। वो अपना प्यार गवाते हो तो गवा दें, लेकिन अब ये बात सुनने को समझने को हमारे पास समय नहीं है। फिर हम उन बातों में नहीं आ सकते। यदि ये परंपरा गांधी नेहरू के बाद चलती, नेहरू के द्वारा चलती, नेहरू की बेटी के द्वारा चलती, नेहरू के नाती के द्वारा चलती, नेहरू की कांग्रेस के द्वारा चलती, तो इस देश में इस तरीके के जो नाग घूम रहे हैं, खुले सपोले घूम रहे हैं, ये कदापि नहीं घूमते। इसलिए वो 182 मीटर से भी ऊंची कोई प्रतिमा होनी चाहिए तो उसके भी हकदार हैं, क्योंकि उन्होंने उस समय वो काम किया था जिसकी इस देश को आवश्यकता थी। अन्यथा वो कह रहे हैं आगे कि अन्यथा बड़े भाई की मृत्यु हो सकती है अगर इनकी मैंने बात को स्वीकार कर लिया और आत्महत्या के लिए मैं अपने आप को प्रस्तुत कर दूं, ये नहीं हो सकता। आपको अपनी प्रवृत्ति में परिवर्तन करना चाहिए मान्यवर। उस सदस्य की ओर को ज्यों के त्यों शब्द हैं। संविधान सभा की जाकर के प्रोसीडिंग में, कार्यवाही में आप नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं। स्वयं को बदली हुई परिस्थितियों के अनुकूल आपको ढालना चाहिए। वह बहाना बनाने से काम नहीं चलेगा कि हमारा तो आपसे घना प्यार है। हमने आपका प्यार देख लिया है। जो लोग यह मानते हैं कि देश का स्वतंत्रता संग्राम हिंदू मुस्लिम दोनों ने मिलकर लड़ा था, ये मैं कह रहा हूं, वे पटेल साहब के इन शब्दों पर ध्यान दें। उनका आशय है कि जितना सहयोग तुमने दिया उसका कई गुना दर्द तुम दे चुके हो और स्वतंत्रता मांगते मांगते अलग देश ले चुके हो। अब इसकी चर्चा छोड़िए, आगे कहते हैं वो, आइए हम वास्तविकताओं का सामना करें।
प्रश्न यह है कि आप वास्तव में हमसे सहयोग करना चाहते हैं या तोड़ फोड़ की चालें चलना चाहते हैं। मैं आपसे हृदय परिवर्तन का अनुरोध करता हूं। पूरी बातों से काम नहीं चलेगा, उससे कोई लाभ नहीं होगा। आप अपनी प्रवृत्ति पर तो आप भूल कर रहे हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि बीती को विसार दें, आगे की सुध लें। आपको मनचाही वस्तु क्या पाकिस्तान मिल चुकी है, पाकिस्तान के लिए स्पष्ट कहा। और स्मरण रखिए, आप ही लोग पाकिस्तान के लिए उत्तरदायी हैं। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल कह रहे हैं। देश की संविधान सभा में 28 सितंबर 1947 को देश के जो पहले उप प्रधानमंत्री थे, गृह मंत्री थे, वो डंके की चोट कह रहे हैं कि सारी स्थिति परिस्थिति के लिए आप जिम्मेदार थे। कहने का अभिप्राय यहाँ पर यह है कि जो लोग ये कहते हैं कि ये हिंदूवादी संगठनों ने उस समय देश का बंटवारा करा दिया था, आरएसएस ने करवा दिया था, सावरकर ने करवा दिया था, तो इस स्टेटमेंट को पढ़ा जा सकता है कि देश के पहले उप प्रधानमंत्री ने क्या कहा था। उन्होंने के लिए सावरकर जिम्मेदार है, हिंदू महासभा जिम्मेदार है, या आरएसएस जिम्मेदार है, या फला हिंदूवादी संगठन जिम्मेदार है। सीधे सीधे शब्दों में स्पष्ट हो रहा है। उनको यहां से अलग किया गया और जिन गद्दारों ने देश का बंटवारा किया था उनको लिए सीधे सीधे शब्दों के भीतर खड़े होकर के कहा गया। देश के पहले उप प्रधानमंत्री के द्वारा स्पष्ट शब्दों में कहा गया। तो ये जो दोगले थे ना, जो राष्ट्रवादी मुसलमानों को तथाकथित अबुल कलाम आजाद जैसों को गोद में लिए घूमते थे, गले में लगाई लटकाई चलते थे, इन्होंने आगे कहा था पाकिस्तान के वासी इस चीज के लिए जिम्मेदार नहीं रहे। और ये मैं भी कहा करता हूं, जिस समय 1945 इस देश में नेशनल असेंबली के चुनाव हो रहे थे, उस समय पार्लियामेंट नहीं कहा जाता था, नेशनल असेंबली, राष्ट्रीय असेंबली कहा जाता था। राष्ट्रीय असेंबली के जब चुनाव हो रहे थे तो गांधी नेहरू ने सबसे बड़ी गलती सावरकर से यहां पर हुई थी। वो इन दोगलों की चाल में फंस गए। सावरकर जी ने कहा कि हम अपने हिंदू मतों को आपको ट्रांसफर कर देंगे, अपने लोग आपके सामने खड़े नहीं करेंगे, अपने लोगों को हम पीछे हटा लेंगे, बस आप एक बात की गारंटी दे दो कि देश का बंटवारा स्वीकार नहीं करोगे। दोनों दोगलों ने, जो देश के चाचा और बाप बन बैठे, दोनों दोगलों ने कह दिया कि आप निश्चिंत रहें, देश का बंटवारा नहीं करेंगे। सावरकर जी सद्गुण विकृति की बात कहते कहते थक गए, इतिहास लिखते लिखते। यहां बेचारे अपने आप भी सद्गुण विकृति का शिकार हो गए और उन्होंने मान लिया उन दोगलों की बात को, ठीक है। और फिर सबसे पहले उन दोगलों ने जाकर के दस्तावेज पर सिग्नेचर किए थे। इसलिए उनकी छाती में दर्द हुआ था। सावरकर इसलिए कांपते चले गए दुनिया से। 1966 में जब जा रहे थे और उससे पहले 65 का युद्ध चल रहा था, तो हॉस्पिटल से बैठे ये देख रहे थे कि बस मेरी अब जो फला फला नदियां, झेलम, चिनाब, फला जो भी वहां चली गई थी पाकिस्तान में, वो सब बहुत जल्दी मेरे साथ आने वाली हैं। अब मेरी सेनाएं वहां तक पहुंच गई हैं। लाल बहादुर शास्त्री को शाबाशी दे रहे थे। लेकिन अंत में जब शास्त्री जी ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी, तो उसी दिन से हमारे उस महानायक ने भी कह दिया कि अब मैं भी कोई दवाई नहीं लूंगा, अब संसार से जाना ही मेरे लिए उचित है। और उस दिन के बाद एक भी दवाई उन्होंने ली नहीं थी, प्रणांत करके चले गए। जिनके दर्द में, जिनके हृदय में दर्द होता है, जिनके भीतर टीस होती है,
वो देश के टुकड़े होने पर इस तरीके से तड़प तड़प करके जाते हैं दुनिया से, लेकिन उनकी तड़प को, उनकी पीड़ा को, उनकी टीस को, अरे सुनने वाले हम और आप बैठे हैं, तो शाम नहीं होने देंगे, शाम नहीं होने देंगे। ये संकल्प हमारा भी है, हमारा भी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की उस समय चली नहीं थी जब इन दोगलों ने गांधी जी से कह दिया था, हिंदुस्तान के और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के 93% मुसलमानों ने उस समय वोट किया था, और 93% वोट करते हुए सारे के सारे वोट मुस्लिम लीग के लिए गए थे, पाकिस्तान के समर्थन में। जो आज ये कहते हैं इस देश का खा करके कि हम बाई चॉइस यहां पर रहे थे, उनको मैं डंके की चोट कहा करता हूं कि आप बाई चॉइस नहीं रहे थे, हिंदुस्तान आपकी पसंद नहीं था, चॉइस नहीं था, आप तो बाई चांस रह गए थे, दुर्भाग्य से रह गए थे, क्योंकि आपको वहां पीटने वाले खड़े हो गए थे, आपके ही लोग। और जो यहां से पाकिस्तान गए थे उनको मुहाजिर कह करके, या क्या कहते हैं, उनको कह करके आज तक पीटते हैं वो। ये अब हिंदुस्तान की छाती पे बैठ करके फिर एक पाकिस्तान लेने की, मुगलिस्तान की तैयारी कर रहे हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के शब्द याद आते हैं, जब उन्होंने कहा था कि तुमने मनपसंद चीज ले ली है, अब यहाँ बात इस तरीके की बात करने से काम नहीं चलेगा। तो ऐसे पाकिस्तान आप लोग आंदोलन के अगवा थे, अगला सेंटेंस था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। अब आप क्या चाहते हैं? हम नहीं चाहते भाजन हो, इसलिए आपको सांप्रदायिक आधार पर कोई सीट हिंदुस्तान की लोकसभा के भीतर नहीं दी जाएगी। ये बात कहकर के उन्होंने अपनी वाणी को विराम दिया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के साथ साथ उस समय जो मैं कह रहा था कि 21 बड़ी रियासतें ऐसी थीं जिनमें सरकार काम कर रही थी, उनमें से 5-6 रियासतें ऐसी थीं जो अलग अपना स्टेट मांग रही थीं, अपना देश मांग रही थीं। जब हैदराबाद अपने आप को अलग घोषित किया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि ये हमारे पेट में कैंसर का फोड़ा रह जाएगा, अगर इसकी बात को मान लिया तो कैंसर का फोड़ा पेट में रह जाएगा, इसलिए इसका उपचार बहुत जरूरी है। एक रियासत आपकी ऐसी थी जो त्रावणकोर की थी, वहां का राजा भी अपने आप को अलग देश के रूप में स्थापित करने की मांग कर रहा था। यूनाइटेड किंगडम अर्थात ब्रिटेन से गुप्त संधि कर ली थी मान्यवर ने। केरल समाजवादी पार्टी के एक सज्जन ने जब उनको मारने की कोशिश की तो बुद्धि बहुत जल्दी ठीक हो गई, और उन्होंने 30 जुलाई 1947 को सरेंडर करके भारत के समर्थन में अपने आप को प्रस्तुत कर दिया। उसके बाद था जोधपुर का शासक, बहुत ज्यादा उम्र नहीं थी, अनाड़ी था, राजा धनवंत सिंह उनका नाम था। जिन्ना ने कोरे कागज दे दिए थे, कोरे कागज देकर के कह दिया था कि इन पर जहां चाहो, जैसे चाहो, जो शर्तें चाहो सो लिख के दे दो, उन्हीं पर सिग्नेचर कर दूंगा नीचे। लेकिन आ जाओ पाकिस्तान के साथ। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल को इस बात की जानकारी हुई, और उन्होंने कहा कि आप निश्चिंत रहिए, आपकी सुरक्षा के लिए सेना भी दी जाएगी, अन्न की भी पूर्ति की जाएगी, और क्योंकि जोधपुर सीमावर्ती क्षेत्र हो जाएगा, उसके लिए सड़क आदि की भी पूरी व्यवस्था करवाऊंगा, लेकिन आपको उधर नहीं जाना है। और इस तरीके से उसको बुला करके पिस्टल की नोक पर हस्ताक्षर करवाए थे। ये थे सरदार।
सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसलिए वह हमारी राष्ट्रीय एकता के प्रतीक हैं। अन्यथा आप पर यह आरोप लगता कि देश का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर नहीं हुआ था, हिंदू राजा भी उसके साथ था। इतने बड़े कलंक को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आराम से धो दिया था। आप फिर ये नहीं कहते कि इसको तो मुस्लिम लीग ने तोड़ा था, बल्कि हिंदुस्तान में रह करके पाकिस्तान के गीत गाने वाले कहते कि इस बात की इस बात जज्बा यदि किसी के भीतर था तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के भीतर था। भोपाल का राजा जो था उस नवाब था और उनका नाम हमीदुल्ला खान था। हमीदुल्ला खान जनाब को भी भोपाल, जो कि हिंदुस्तान के बिल्कुल बीच में आता है, उसके भी पेट में दर्द हुआ और उसने भी लॉर्ड माउंटबेटन को लिख करके दिया कि मेरी भी स्टेट अलग होनी चाहिए, मैं भी अलग देश मांगता हूं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि अच्छा ठीक है, तेरा भी इलाज करते हैं, और उसका भी इलाज उसी तरीके से किया, बुला करके डपट करके ढंग से और रास्ते पर ले आए थे। आने के बाद उसने अपने आप देश के साथ मिलकर चलने का निर्णय ले लिया था। ऐसे महान पुरुषों के कारण, महान व्यक्तित्व के कारण देश एकता के सूत्र में रोया जा सका था। लेकिन ये विभिन्न राष्ट्रीयता नहीं थी, जो मैं पहले ही कह रहा था, विभिन्न राष्ट्रीयताएं नहीं थी, राष्ट्रीयताएं खड़ी की जा रही थी। हम आप लोगों को इस बात के लिए भी प्रयास करना चाहिए, इस मंच से करना चाहिए। और जब देश का एकता दिवस हम मना रहे हों, तो निश्चित रूप से ये संकेत और संदेश पीएम के पास जाना चाहिए कि देश को इंडियन यूनियन, भारत संघ नहीं कहा जाना चाहिए। यह विभिन्न राष्ट्रीयताओं की सहमति का नाम नहीं है, ये संघ नहीं है। जैसे कि सोवियत संघ बना था, विभिन्न राष्ट्रीयताएं एक साथ मिली थी और अपनी सहमति बना करके एक सोवियत संघ बना लिया था। तो ये भारत संघ नहीं है, बल्कि ये युग युगों से राष्ट्र की अवधारणा को देने वाला और मानने वाला और उसके आधार पर चलने वाला देश है। इसलिए केवल और केवल भारतवर्ष होना चाहिए, ये संघ शब्द इसमें से हटना चाहिए। और इंडिया दैट इज भारत जो कहा जाता है, इंडिया शब्द भी हटना चाहिए, केवल भारत होना चाहिए। भारत दैट इज इंडिया कर सकते हैं आप इंग्लिश में, लेकिन इंडिया दैट इज भारत, इसका मतलब पहले इंडिया है बाद में भारत है, ये नहीं। हम अपने महापुरुषों की जयंतियां मनाते हैं, उनके विशेष दिवसों पर विशेष चर्चाएं करते हैं, परंतु उन्होंने जिन संकल्पों को लेकर के, जिन आदर्शों को लेकर के अपने समय में काम किया था, उन कामों को आगे बढ़ाने के संकल्प को भूल जाते हैं। माना कि हमारे प्रस्ताव से कुछ नहीं होने वाला, लेकिन हमारे प्रस्ताव से बहुत कुछ होगा। जब हम प्रयास करेंगे, एक जगह से नहीं अनेक जगहों से एक ही प्रस्ताव जाएगा, सरकारें सुनती हैं, माहौल बनता है, जनमत बनता है, लेख लिखे जाने से जनमत बनता है। इसलिए अपने दायित्व से हमको पीछे नहीं हटना चाहिए। जूनागढ़ के बारे में बता चुका हूं। जूनागढ़ में स्थित जो मंदिर वहां पर अभी हम चर्चा कर रहे थे, सोमनाथ का मंदिर, उसका जीर्णोद्धार कराने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल देश में कांग्रेस पार्टी के एकमात्र ऐसे नेता जिन्होंने सोमनाथ जैसे मंदिर का उद्धार करवाया था। भारत में भयानक राजनीतिक षड्यंत्र नामक पुस्तक में मैंने लिखा था, जो से लगभग
18-19 साल पहले प्रकाशित हुई थी। मैंने उसमें लिखा था कि जब इस देश में धर्मनिरपेक्ष सरकार के रहते हुए सोमनाथ मंत्री है, धर्मनिरपेक्षता को जाकर के, यानी कि परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हुई थी। यदि उनको पूरी स्थिति परिस्थिति से हम अवगत होंगे तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। देश की चेतना के साथ हाथ रख करके बोलने वाले मृदुभाषी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देश की चेतना के साथ जुड़कर काम, चेतना के प्रति समर्पित व्यक्तित्व के स्वामी पटेल केवल इसलिए उपेक्षित कर दिए गए कि वो उस समय के नेहरू के साथ तारतम्य नहीं रखते थे। अब बात आती है कि सरदार पटेल ने अपने आप को प्रधानमंत्री बनने से क्यों पीछे हटा लिया। प्रश्न बड़ा गंभीर है। बहुत बार दिमाग में आप लोगों के मस्तिष्क में आया होगा, ऐसी क्या परिस्थिति थी। एक दूसरी बात बता देता हूं। गांधी जी कह रहे थे, पटेल साहब आप उर्दू सीख लो, उन लोगों को अच्छा लगेगा। 75 वर्ष की अवस्था में सरदार पटेल जी गए थे। ये सन 1942 की बात है। 8 साल उनके जीवन के शेष थे। तो समय 67-68 वर्ष की अवस्था उनकी थी। तब उन्होंने अपने शरीर को हाथ लगा करके कहा था, बात तो आपकी सही है बापू, लेकिन इस बेटे को ने बोले, ये पिटारा अब 68 वर्ष का हो गया, अब क्या मैं उर्दू सीखूंगा। लेकिन मैं एक बात पूछता हूं बापू, जवाब नहीं था। ये थे पटेल, मुझसे उर्दू सीखने की बात करते हो, अपने आप कुछ कर नहीं पाए। जब 1947 में इन दिनों में कबायलियों ने, पाकिस्तान की सेना ने कबायलियों के रूप में जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया था, आप कहें तो कुछ चरखे सीमा पर पहुंचवा दूं, क्योंकि चरखों से तो देश आजाद हो गया था, अब चरखे लड़ लेंगे उनसे। सरदार पटेल के बात को समझ गए थे गांधी। तब उन्होंने कहा था कि नहीं, चरखों से काम नहीं चलेगा, सेना भेजनी पड़ेगी। तो जिस अहिंसा की बात करते थे ना, वो अहिंसा तो यहाँ फूट गई थी, चौड़े में फूट गई थी। उसी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कड़कते हुए ये कह दिया था कि गांधी मरता हो तो मर जाए, लेकिन 55 करोड़ पाकिस्तान को नहीं देंगे। स्वतंत्र भारत की सरकार को झुकाने के लिए गांधी अनशन कर रहे हैं। उस समय के लोगों ने जुलूस निकाला था इसी बात को लेकर के, और जब गांधी अनशन कर रहे थे, जो लोग
हमारे साथ में इतने अत्याचार कर रहे थे, मात्र शक्ति यहाँ बैठी है, अधिक संकेत की आवश्यकता नहीं, मैं संकेत में ही बात सामने जब ला करके बताया गया, तो गांधी ने कहा कि आपको उनके अत्याचारों को हँसते-हँसते सहन करना चाहिए और मर जाओ, भागो मत, हटो मत वहां से, बस मर जाओ। जब वहां से रेल कटी हुई आई थी, तो अभी कुछ दिन पहले एक संस्मरण प्रकाशित हुए थे। पाकिस्तान के हिंदू जो अपना सब कुछ बर्बाद कर चुके थे, जब गांधी के पास आकर के मिले तो कोई जवाब नहीं था, नेहरू से आकर के मिले तो कोई जवाब नहीं था, सरदार वल्लभ भाई पटेल से आकर के मिले तो जवाब मिला, 24 घंटे का समय दे दो। और जब इधर से रेल जा रही थी, तो वही हाल करके भेज दिया था जो उधर से आने वाली रेलों का हुआ था। और उसके बाद फिर रेल कटे हुए लोगों की आनी बंद हो गई थी। तो जब मजबूत नेतृत्व इस तरीके से तुरंत निर्णय लेने वाली शक्ति के साथ बैठता है, तो फिर ऐसे अच्छे परिणाम आते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि एक बार मीटिंग इस बात को लेकर के चल रही थी, हैदराबाद, सरदार पटेल कश्मीर एवं हैदराबाद के लेखक रहे हैं, डॉक्टर पीएन चोपड़ा और प्रभा चोपड़ा। उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान के प्रसंग को लेकर के, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद के प्रसंग को लेकर के एक विशेष बैठक चल रही थी दिल्ली में। और उस बैठक में जब ये विषय आया कि हम जम्मू कश्मीर के साथ ये करने जा रहे हैं, वहां सेना भेजेंगे और वहां भी हम पुलिस बल से उसको ठीक कराएंगे हैदराबाद को, कि धमकी शेख अब्दुल्ला वहां से उठ लिया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल भी वहीं बैठे हुए थे। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक बुजुर्ग व्यक्ति को एक कान में कहा, सारी कान में नहीं, सभी लोगों के साथ स्पष्ट शब्दों में गरजते हुए कहा, उस व्यक्ति की ओर को मुखातिब होकर के कहा कि शेख अब्दुल्ला बैठक से भाग सकता है, लेकिन दिल्ली से नहीं भाग पाएगा। यानी दिल्ली को छोड़ने से पहले पहले गिरफ्तार हो जाएगा और सबसे पहले इलाज इसी का होगा, कह दो जाओ। वो बुजुर्ग वहां से उठता है और बाहर को बस उठ करके ही गया था, यानी संकेत से ही वो समझ गया, और शेख अब्दुल्ला चुपचाप आकर के अपनी कुर्सी पे बैठ गया था। यदि किसी का भय शेख अब्दुल्ला के दिमाग में था, तो केवल और केवल सरदार वल्लभ भाई पटेल का था। जो चोर उचक्के होते हैं, जो देश के गद्दार होते हैं, उन्हीं से डरते हैं, राष्ट्रवादी हैं, जिनकी बाजुओं में बल होता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के भीतर वो बल, उन्होंने वो करके दिखाया था। इसी तरीके से बैठक चल रही थी। आगे वो लिखते हैं, बख्शी गुलाम मोहम्मद, लॉर्ड माउंटबेटन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह, जनरल बुकर, कमांडर इन चीफ जनरल रसेल, आर्मी कमांडर उपस्थित थे। लॉर्ड माउंटबेटन उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। कश्मीर में सेना भेजने और उसे भारत के साथ रखने पर ही विचार होना था। जनरल बुकर और अन्य सभी लोग अपनी बातों से बैठक में निराशा के परिवेश का निर्माण कर रहे थे। उनकी बातों से लगता था कि जैसे वे कश्मीर की जीती हुई बाजी हार ही जाने वाले हैं। बुकर ने कहा कि उनके पास संसाधन इतने थोड़े हैं कि राज्य को सैनिक सहायता दी जानी संभव नहीं है। लॉर्ड माउंटबेटन ने निरुत्साहपूर्ण झिझकी दिखाई। पंडित ने
तीव्र आपकी हर प्रकार की सहायता करेगी। यह अवश्य होना है और होना ही चाहिए। कैसे और किसी भी प्रकार करो, किंतु से करो। और तब जाकर के दिल्ली से रसद पहुंचाई गई थी, एमुनिशन पहुंचाया गया था। और हमारा जो उस समय का कश्मीर का राजा था, महाराजा हरि सिंह, उसने भी मान्यवर बंधुओं, मेरे देशभक्त राष्ट्र प्रेमी सज्जनों, उस दिन ये निर्णय ले लिया था कि आज यदि दिल्ली से खबर नहीं आई, आज यदि वहां से सहायता मिलने की सूचना नहीं आई, तो अपने प्रधानमंत्री को लोड करके पिस्टल दे दी थी कि सुबह मेरे सोने से जगने से पहले मेरी कान पर 4 बार चला देना, इसको 3 बार 2 बार जो भी उसमें गोलियां थी, मुझे शांत कर देना। मैं यहां से आगे की अपमानजनक स्थिति को नहीं देख सकता। ये सौभाग्य की बात थी कि राजा ने प्रातः काल में जाकर उस उनके प्रधानमंत्री ने प्रातः काल में जाकर के उनको जगाया और बताया कि महाराज सेना आज आ रही है। महाराज की जान में जान आ गई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नेहरू को बोल दिया था, यदि हैदराबाद में तूने आवाज निकाली तो रिजाइन करवा लूंगा, तुझसे प्रधानमंत्री पद का इस्तीफा ले लूंगा। ये एक ऐतिहासिक तथ्य है जो इतिहास में नहीं मिलेगा। तब जाकर के शांत बैठा था, तो तब वो कार्यक्रम वहां पर हुआ था। ऐसे महानायक इतिहास में बहुत कम होते हैं। जैसा हमको ये संयोग से, सौभाग्य से उस समय हमको मिले, इनके इस विशेष दिवस पर, जयंती के अवसर पर हम सभी उनको हृदय से नमन करते हैं। परमपिता परमेश्वर इस राष्ट्र की इस वीर परंपरा को आगे भी यथावत बनाए रखें, उनकी कृपा इस तरीके की बनी रहे, क्योंकि जिन कामों को वो पूर्ण नहीं कर पाए थे, वे काम हमको पूर्ण करने हैं। अभी क्रांति शेष है, इसलिए भ्रांतियों का निवारण होना चाहिए। अभी महर्षि दयानंद के सपनों का भारत बनना शेष है। अभी वैदिक क्रांति होनी शेष है। अभी मंदिर क्रांति, जिसमें भारत भारत बनता है, आभा में रत रहने वाला भारत बनता है, ज्ञान की दीप्ति में रत रहने वाला भारत बनता है, वो भारत बनाना अभी शेष है। उस भारत को बनाने के लिए आज के इस राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर हम सभी संकल्पित होते हैं और साथ ही अपने इस महानायक को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उससे हमको ऊर्जा मिले। श्रद्धांजलि अर्पित करने का अभिप्राय भी यही होता है, उनके सात्विक तेजस्वी जीवन से ऊर्जा मिले और हमको राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर कार्य करने में हमारी रुचि बढ़े। इस संकल्प के साथ, इस भाव के साथ आप सबने मेरी बात को बहुत गंभीरता से सुना। आप सबको भी नमन करते हुए, संचालक महोदय का भी विशेष रूप से अभिवादन करते हुए, उन्होंने इस विषय पर बोलने का मुझे अवसर दिया। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शम। बहुत बहुत आभार आपका। और पिछले जैसे ही मैं सुन पा रहा हूँ, शुरुआत में तो नहीं सुन पाया, बच्चे को छोड़ने के लिए आज के लिए सीख गया था। अभी गाड़ी पार्क की है, अभी हाल बिल्कुल जो है, और अभी गाड़ी से निकल के सीधे आ रहे थे। बहुत अच्छा लगा और बहुत ही कारगर कर गई थी और प्रमाणों के तहत
हमारे लालचंद वर्मा जी चलेगा तो ये कहे थे कि आप इतिहासकार कम रहे, क्या वो लग रहे हैं राजनीति का पॉलिटिक्स से ज्यादा लग रहे हैं। कहाँ है हमारे वर्मा जी, लालचंद वर्मा जी? ऐसे ऐसे स्टेटमेंट लोग डाल देते हैं। भाई रामकिशोर विश्वकर्मा जी, हाँ सर, प्रणाम। आप वीडियो खोल लीजिए, बताइए क्या मिला आज आपको। आज बहुत ही गंभीर और जानकार जानकारी प्राप्त हुई हमारे देश के राष्ट्र के प्रति राष्ट्र नायक सरदार पटेल साहब के बारे में। आदरणीय श्री डॉक्टर साहब राकेश कुमार जी आर्य जी ने यथार्थ के ऐसे रहस्यों का उद्घाटन किया कि जो हम हमारे जीवन से अनछुए पहलू थे उनके बारे में अवगत कराया। और सरदार पटेल साहब जी के देश के प्रति योगदान को, उनकी राष्ट्रवाद की भावना को और हमें जो आज के तारीख में, आज के समय में राष्ट्रवाद को आगे लेकर जाना है, इसके संदेश को हमने ग्रहण किया। हम उनके वक्तव्य की अक्षरशः शब्दों का पालन करते हुए इसको आगे बढ़ाएंगे और उनका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी प्रकार से हमारा मार्गदर्शन करते रहे। सरदार पटेल की जय हो। बहुत बहुत आभार रामकिशोर विश्वकर्मा जी। क्षमाधर साहब, आराधना जी, आराधना जी, क्षमाधर साहब आइए, क्षमाधर साहब आइए जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बताइए। डॉक्टर साहब ने बहुत अनछुए जैसा लिखा था विषय में वैसे ही तथ्य दिए हैं। बहुत बहुत बढ़िया, धन्यवाद। और आप डॉक्टर साहब के तर्कों से, साक्ष्यों से सहमत हैं? हाँ हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। कहीं कोई डाउट तो नहीं है मन में? नहीं नहीं, कोई डाउट मन में नहीं कोई है। शंका हो तो आप पूछ सकते हैं। ये खुला दरबार है, ये बाबा का दरबार नहीं है चटनी संगे गोलगप्पे खाओ और कृपा हो जाएगी। ये महर्षि दयानंद का दरबार है जो तर्क और युक्ति और प्रमाणों से चलता है। नहीं नहीं, मैं गप्पों वाले और गोलगप्पों वाले दरबार में तो विश्वास ही नहीं रखता हूँ कभी। नहीं, हाँ। क्या है क्षमाधर जी, संसार सागर में यही चल रहा है, समझ रहे हैं बात को। और ऐसे अरे लोग वो भी, रहा है, मैं इस पर विश्वास नहीं करता हूँ। नहीं मेरी आप बात समझ गए होंगे। आराधना जी मेरी बात सुन पा रही हैं? हम चाहते हैं कि नए नए जो लोग हमारे हैं उनको मौका मिले, वो बोले, अपनी बात रखें। नए लोग, खासतौर से युवा जो हैं। चलिए, मैं निवेदन करूंगा, शिवचरण सिंह जी परिचय दे दीजिए। पहली बार जुड़े हैं शिवचरण सिंह जी, इनको मौका मिले। शिवचरण सिंह जी वीडियो खोल लीजिए। शिवचरण जी, हाँ शिवचरण सिंह जी वीडियो खोल लीजिए अपना। चलिए, ओम सप्रा जी, बहुत दिनों के बाद हमारे बड़े भाई मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिल्ली जुड़े हुए हैं, हम सभी का सौभाग्य। आइए। नमस्कार जी, नमस्कार, नमस्ते नमस्ते जी। नमस्ते जी। हाँ, आपको देख के जो है मन हर्षित हो गया। आप बड़ी और लग रहे आपको देख करके जब मैंने स्टेशन पे देखा आपको पलट करके, तो मैंने लगा कि ओम सप्रा जी जुड़े हुए, हमारा सौभाग्य है कि हम बात नहीं कर पा रहे, लेकिन आप अभी तक जुड़े रहे, इसलिए हम आपसे बात कर पा रहे हैं। आपका स्वागत है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिल्ली सरकार, आइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। चला रही के तो बगल में मुझे जी बोलिए सप्रा जी, बोलिए। हाँ, नहीं बोलने को कुछ नहीं है, क्योंकि आप अपना डॉक्टर आशीर्वाद तो दे दीजिए हमारे लिए। डॉक्टर राकेश आर्य जी को मैंने अनिल आर्य जी के प्रोग्राम में सुना है। जी बहुत अच्छा बोलते हैं, बड़े अच्छे वो गंभीर चिंतक हैं और उन्होंने काफी स्वाध्याय भी किया है और बड़ी श्रम भी किया है। और सबसे बड़ी बात है कि वो एक निष्ठावान और अन्वेषक इतिहासकार हैं। तो मैं उनको साधुवाद देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस पर और भी कार्य होना चाहिए खूब, क्योंकि ये काम ऐसा है, जितना कार्य होगा उतना लोगों को जागरण होगा। सरकार का काम अलग है, लेकिन जो जनता में सिर्फ साहित्य के माध्यम से, जैसे पंडित लेखराम ने कहा था ना, तकरीर और तहरीर, यानी अधिक से अधिक भाषण हो, संभाषण हो और अधिक से अधिक साहित्य वितरण हो। मेरा सिर्फ इसमें एक एडिशनल मेरा सुझाव है कि हो सके अगर तो इंग्लिश में और अन्य भाषाओं में भी लिटरेचर खूब छाप दिया जाए, क्योंकि जो नई पीढ़ी है वो हिंदी की ओर कम प्रभावित होती है, तो अन्य भाषाओं में छपे तो और भी अच्छा है। धन्यवाद बहुत बहुत। बिल्कुल, आपका सुझाव ओम सप्रा जी स्वागत योग्य। और मेरा एक निवेदन है अपने बड़े भाई जी सप्रा जी, कि हम चाहते हैं कि आपकी उपस्थिति बनी रहती है तो हमें अच्छा लगता है। और माता जी का हम गीत भी सुनना चाहते हैं कल। चलो मैं उनको बोल दूंगा, उधर सुन रही है बैठ के, वैसे वो भी मैं हाँ, उनको उनसे कहिए कि जो है आपके बेटे ने कहा है कि जो है गीत सुनेंगे कल, है ना।
हाँ मैं बोल देता हूँ उनको, बोल सर जी देता हूँ। आइए, सर्वेश मित्तल जी, सर्वेश मित्तल जी ऑडियो खोल लीजिए अपना। सर्वेश मित्तल जी पूछिए, क्या पूछना है आपको। शिवचरण जी आप आ जाइए, बेटी से कह दीजिए वो आपका माइक खोल दे, माइक खोलना सीख लीजिए। शिवचरण जी आइए, बोलिए। सर जी, आज जो कार्यक्रम में हम जुड़े हैं, हाँ बहुत जी, मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। अच्छा जो जी इतिहास के बारे में बताया, जी, जो इतिहास के बारे में बताया, उससे मन बड़ा प्रसन्न हो गया, अच्छा जी। जिससे हमें बहुत ऊर्जा मिली है। आप हमें हाँ मूंगफली खिलाओगे तो फिर? बिल्कुल सर जी, आपका स्वागत है, आइए। मैं हाँ तो तो अब किसान हूँ, ऐसा आपको है, पता है। ऐसा है कि राकेश जी जो है 13 तारीख को ललितपुर आ रहे हैं, ठीक है ना? जी जी तो जी जी 13 तारीख को आप वहीं आ जाना मूंगफली लेकर के, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल सर जी, हाँ ध्यान से। बड़ा भाई साहब, प्रसन्न हो गया, संदेश मित्तल जी आनंद आ बोलेंगे। गया। सर्वेश मित्तल जी अपना खोल लीजिए, माइक खोल लीजिए। सर्वेश मित्तल जी, सर्वेश मित्तल जी, सर्वेश मित्तल जी, सर्वेश मित्तल जी माइक नहीं खोल पा रहे। अच्छा अच्छा, मैंने चलो कोई। चलो पोस्ट भी बना दिया है, वो खोलने अपना माइक प्रयास करते रहे तो खुल जाएगा। सतीश जी, सतीश जी आइए, सतीश जी, सतीश कुमार जी, हाँ बोलिए, कैसा लगा? वो कह रहा हूँ। नमस्ते जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आनंद और आ रहा है कि जब नहीं? कभी जी बहुत बहुत आनंद आ रहा है। जो सरदार पटेल की जो बातें हैं उसी जन्मभूमि से हूँ मैं, करमचंद आनंद से हूँ। आप कभी भी पधारो, मोस्ट वेलकम आप सब लोग। और अरे जो स्टेच्यू है यूनिटी का, वहां भी आप पधार सकते हो। और ऐसा मौका देना, ऐसे पवित्र कार्य में सहभागी बनने का। अरे और आएंगे ढेर तो सारी जरूर आएंगे, उस पुण्य भूमि को नमन जरूर करने जरूर पधारना, आएंगे। श्योर श्योर, मोस्ट वेलकम। और मेरा नंबर भी कोई चाहे मांगे तो आप दे सकते मैं हो। दे हाँ दूंगा, जी, दे दूंगा। मोस्ट वेलकम। और मेरा आपसे एक निवेदन है कि आप इसी प्रकार से जुड़े रहे ताकि हम भी यहाँ बैठे हैं, है ना? जरूर 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 हाँ जरूर जरूर, बड़ा बड़ा आनंद आया, बहुत ऐसा ही होनी चाहिए। ये गर्विष्ठ बातें हुई है सभी। हाँ चलिए, धन्यवाद। हमें तो ऐसे ही लोग चाहिए जो हमारा मन प्रसन्न कर देते हैं। हमने अभी सुबह से खाना नहीं खाया, कोई हमारी बात का विश्वास नहीं करेगा, कोई मेरी बात का विश्वास नहीं करेगा कि आज मैंने खाना खाया है। आज सुबह से 4 संचालन हो गए, एक स्कूल में सरदार पटेल की जयंती एक जगह, सरदार पटेल की जयंती एक जगह। आज पूरा दिन इसी में निकल गया सरदार जी। आज आखिरी संचालन यहाँ। चलिए, जो कुछ अपने आप माइक खोल गए थे, थोड़ी सी सेटिंग की वजह से सेटिंग नहीं कर पाई थी बेटी। हाँ मैं निवेदन करूंगा, मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी, पहले तो दया आर्या जी का हम बोले ना, दया जी आप आइए, आप बहुत मेहनती। मित्तल जी, मित्तल जी, हाँ मित्तल जी, जी आइए, मित्तल जी, मित्तल जी एक मिनट बोलिए। हाँ मित्तल जी, नमस्कार। मित्तल जी वीडियो बंद है सभी आपका आर्यजनों को, जी। सभी आर्यजनों को मेरा वैदिक नमस्कार, नमस्ते, वैदिक अभिवादन। हाँ बोलिए, 2 शब्द बोलिए। हाँ, मैं साहब आर्य, राकेश आर्य जी का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। उनकी विद्वता का मैं बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। और मेरा एक छोटा सा निवेदन ये है कि जो आज अनछुए तथ्य सरदार पटेल जी के बारे में उन्होंने बताए हैं, ये कहीं नहीं सुनने के लिए या पढ़ने के लिए मिलते हैं। अब मेरा आप लोगों से ये निवेदन है कि एक छोटी पुस्तिका के रूप में ये कुछ संस्मरण एक सरदार पटेल जी के बारे में छपवा के बच्चों को, बड़ों को समाज में वितरित किए जाएं। विशेष रूप से डॉक्टर करण सिंह किया, जो उनकी एक कपूत का उन्होंने उदाहरण दिया है कि अपने पिता को पदच्युत करा के और खुद राजा बन गए। इससे बड़ा दुर्भाग्य देश का नहीं हो सकता। ऐसे लोगों को हमें एक्सपोज करना चाहिए कि भविष्य में इस तरह का कोई पुत्र अपने पिता के साथ अनर्थ ना कर सके। धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। हम आपका बहुत आदर करते हैं। इस आपने जो वार्ता रखी उसके लिए आपके हम बहुत ऋणी रहेंगे। धन्यवाद। और हम आपके इसलिए ऋणी हैं कि आप जो है आगे भी जुड़े रहें। बिल्कुल बिल्कुल, आप जो आगे जुड़े रहिए तो हमेशा। हमें अच्छा लगेगा, और हम चाहते फिर वो पुस्तक भी छप जाएगी जल्दी से जल्दी। बस ईश्वर आपकी कामना पूरी करे। हम सब लोगों को बहुत प्रसन्न। ईस आर जी, आज तो आपको बोलना ही पड़ेगा ईस जी।
जी आइए जी, आप तो बोलना पड़ेगा आप। सर्वप्रथम तो इस माला में पिरोने वाले हमारे भाई लखन आर्य जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, जो कि ऐसे ऐतिहासिक तथ्यों को हमारे समक्ष प्रस्तुत करने के लिए, ऐसे विद्वानों को हमारे समक्ष कुछ बातें रखने के लिए बुलाते हैं। तो मैं आदरणीय श्री राकेश आर्य जी के भी चरणों में प्रणाम करता हूं कि बड़े ऐतिहासिक तथ्यों के साथ अपनी बात उन्होंने रखी और मन में विचार आ रहा था। मैं कहता हूं अगले 5 साल आर्य समाज में वेद कथा की बजाय आर्य समाज का जो इतिहास है ना, वही सुनाया जाए कि हमारा कैसा बलिदानी और क्रांतिकारी इतिहास रहा है। तो वो अगर हमें एक नई ऊर्जा का देता है, मतलब नौजवानों को, जो नई पीढ़ी है ना, वो वेद मंत्र सुन सुन के दुखी हो गई है, मतलब क्योंकि इतने हमारे साथी है नहीं विद्वान जो अच्छे ढंग से, परंतु मैं कहता हूं इतिहास जब सुनाओगे ना, वो बड़े गौरवान्वित होंगे। हम वेद से विमुक्त हो नहीं सकते, वेद तो हमारे डीएनए में आर्य समाज के, तो हम अपने आप उस वेद के साथ जुड़ जाएंगे सारे के सारे, जब अपना बलिदानी इतिहास आप सुनाओगे। बिल्कुल आज बिल्कुल जम्मू कश्मीर के बारे में बता रहे थे, तो आज मैंने एक पोस्ट भी डाली है अपनी फेसबुक के ऊपर, और इसके अंदर भी मैंने शेयर की आपको, भाई वहां के राजा को ईसाई बनाने को ईसाई बनने वाला था वहां का राजा राजा करण सिंह के जो दादा थे, तो ईसाई बन जाते अगर वहां पे अगर आर्य समाज का एक विद्वान ना जाता। तो जो आर्य समाज पे तो बैन था वहां पे रियासत के अंदर, परंतु लुका छिपी वहां पे वो विद्वान हमारा पहुंचा हुआ था। जब शास्त्रार्थ हुआ एक पादरी के साथ और पुरानी पंडितों के साथ, उन्होंने शर्त ही यही रखी थी कि अगर पुरानिक पंडित हार गए तो राजा आपको ईसाई बनना पड़ेगा। तो ये बात को सुनकर हमारे आर्य समाज का विद्वान वहां पे पहुंच गए। तो जब सारी वार्ता जब देखा राजा हारने वाला, तो उन्होंने अपना हाथ खड़ा किया, राजा जी मेरे को अनुमति हो तो मैं इनके साथ शास्त्रार्थ कर सकता हूँ। तो उस पादरी को आर्य समाज ने के विद्वान ने हराया। तो बड़े तथ्य के साथ उस जब हारा और उसको ईसाई बनने से बचाया राजा को, तो उन्होंने कहा भी बताओ आपको क्या चीज चाहिए। तो उन्होंने कहा कि एक तो आर्य समाज जो जम्मू कश्मीर रियासत के ऊपर आर्य समाज का बैन है वो खत्म करो आप। वो बैन खत्म हुआ और साथ में आर्य समाज के लिए उन्होंने जगह दी हजूरी बाग आर्य समाज श्रीनगर के अंदर। उस राजा ने उस विद्वान की इस विद्वत्ता के ऊपर आर्य समाज की जगह भी वहां पर प्रोवाइड कराई, मतलब तो बड़े ऐतिहासिक तथ्य हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आदरणीय राकेश जी का, और आप सबसे भी मैं निवेदन करूंगा कि हमारे लखन लाल जी इतना प्रयास कर रहे हैं, आप छोटा सा प्रयास, अपने हाथ में मुट्ठी में आपके मोबाइल है, ये कार्यक्रम समापन होने के तुरंत बाद आप भाई लखन लाल जी की फेसबुक पे जाएं, इनके पूरे के पूरे जो लेक्चर है आप लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें, और 10 मित्रों को और बताएं। देखो उसमें जब आप करते हो ना, उसके अंदर नीचे साइड में एक बटन, एक तो कमेंट्स का होता है, एक लाइक का होता है, और एक शेयरिंग होती है। तो शेयरिंग के अंदर आप लगभग 10 व्यक्तियों को कर सकते हो, 10 से ज्यादा मत करना, नहीं तो फिर आपकी फेसबुक ब्लॉक हो जाएगी। 10 से कम को आप रखना। तो देखना रातों रात हम तो ये पूरा को पूरा जो विचार है हम तो 204 देशों में पहुंचा सकते हैं लखन लाल जी का। तो आप इसमें थोड़ी सी आहुति डालें। आप सब साथियों से मेरा निवेदन है, केवल लेक्चर सुन के और ताली बजाकर और लखन लाल जी की प्रशंसा करके अपनी इतिश्री मत समझना। आपने छोटा सा कार्य भी और करना है और अपने साथियों को भी और जोड़ो। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। ओम ओम। मैं 2-4 मिनट है अभी। हाँ रख लो, आपको तो जरूरी है, नाराज हो जाओगे नहीं सर आप। परमात्मा के लिए नमस्ते। और हमारे सभी विद्वज्जन महानुभाव, मातृशक्ति, हमारे बेटा तो हमारा आ ही गया है शांति पाठ करने के लिए। नमस्ते बेटे। आज हमारे सम्माननीय डॉक्टर श्री राकेश कुमार जी व सम्माननीय श्री व्यासनंदन शास्त्री जी मैं देख रहा हूँ,
आज सरदार पटेल की मुख्य जयंती के उपलक्ष्य में जो लखनलाल जी ने कल भी बता दिया था सभी के लिए, और जो अपने विचार व्यक्त किए हुए, और फिर डॉक्टर साहब ने तो विचार नहीं व्यक्त किए हुए, उन्होंने तो अपने हृदय से जो उनके उद्गार थे उनको हमारे सबके सामने बीच में रख दिया है। और आपने एक पुस्तक में लिखा हुआ था, जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल। और रामधारी सिंह दिनकर जी का है जी, तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे कलम के धनी हमारे डॉक्टर साहब हैं, और जो नित्य नए नए जब भी उनका समय होता है, जितने दिन का भी वो समय देते हैं, 2 दिन का 4 दिन का, तो हमें ऐसे अनछुए पहलुओं से इतिहास के अवगत कराते हैं कि वास्तव में तारीफ करने के योग्य भी हम। और अभी हमने अवंतु नः पितरा प्रवाच सुप्रवाचना वेद का एक मंत्र आता है, उसमें कहा गया है कि हमारे जो पितर लोग हैं, पितर अर्थात जैसे हमारे व्यासनंदन जी बैठे हुए हैं, नरूला जी, डॉक्टर साहब सपेरा जी, या हमारे डॉक्टर वो राकेश कुमार जी आशीर्वाद के रूप में हमें वेद के माध्यम से, इतिहास के माध्यम से कुछ ना कुछ अवश्य दे रहे हैं। और परमात्मा से प्रार्थना की गई है कि ऐसे पितर लोग हमारे, ऐसे ज्ञानी विद्वजन हमें नया नया कुछ देते रहें, लेखनी से भी, वक्तव्यों से भी। तो हमारा राष्ट्र का जो हम एक कल्पना करते हैं उत्तम राष्ट्र की, वो राष्ट्र हमारा कहीं से भी गाफिल नहीं हो पाएगा, कहीं से भी कट नहीं पाएगा, कमजोर नहीं हो पाएगा। मैं 2-4 लाइनें, क्योंकि वक्तव्य है सारस्वत मोहन मनीषी जी की, इनको 4 लाइनें मैं सुनाऊंगा आपके सामने सरदार पटेल के उपलक्ष्य में। थमा चुके अपने हाथों से पगलों को देश की नकेल, गद्दारों को याद कर रहे भुला दिए सरदार पटेल। एक साथ 700 रियासत को नामों को कील दिया, भारत माँ को जिसने भी गाली दी उनको छील दिया। लोह पुरुष की वज्र दृष्टि से कोई कंस न बच पाया, लेकिन मिट्टी के शेरों को यह सब रास नहीं आया। कुछ लोगों ने आजादी को समझ लिया है निजी खेल, गद्दारों को याद कर रहे भुला दिए सरदार पटेल। ये सरदार पटेल की शुभ जयंती के उपलक्ष्य में मेरी एक मतलब श्रद्धांजलि समझ लीजिए, मेरा तो नहीं है इसमें कुछ भी, सारस्वत मोहन मनीषी जी का है जी। क्योंकि समय ज्यादा हो चुका है, तो बाकी लोग जो हमारे जो तमाम लोग बच्चे हुए, हम उनसे कल बात कर लेंगे विद्याचंद्र शास्त्री जी वगैरह से। और क्योंकि हमारे पास खाने की थाली भी आ गई, तो वैसे भोजन नहीं किया तो खाना भी खा ले, और अब हमारा बोर्ड भी थकने वाला है, तो हम चाहते हैं कि हम ना थकें और कार्यक्रम भी कुछ दिनों तक चलता रहे। आइए बेटा शांति पाठ। शांति वनस्पतय शांति विषेदेव शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांति रेधि ओम शांति 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 ओम। जो बोले तो है जय गुरु विजयानंद की जय आनंद की जय जय पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय श्री कृष्ण की जय की जय जय माता की जय जय चलती रहे ऊंचा रहे जय सबको नमस्ते जी नमस्ते जी, सभी को नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते, खुश रहो, प्रसन्न रहो, तेजस्वी भव। नमस्ते जी, चलो माता चंद्रकांता जी को भी नमस्ते जी। हाँ जी नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते।
नमस्ते जी। हाँ जी, नमस्ते नमस्ते। सभी को सादर